ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए एनिमल मैनेजमेंट में कंटिन्यूएशन में पोल्ट्री के बारे में सारी चीज़ें हमने अभी तक नोट की। हाउसिंग हो गया, अलग अलग पोल्ट्री को क्या कहते हैं, हैचरी क्या है, ब्रूडर क्या है, रीरिंग जो है लेइंग क्या है और ब्रॉयलर क्या है। तो ये सारे हमने अभी देखे। कंस्ट्रक्शन भी अभी हमने देखा किस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है। और अब ये सारा कुछ होने के बाद में कौन कौन से इक्विपमेंट्स, उपकरण, सामान जो है वो हमारे को चाहिए ना। फीडिंग के लिए चाहिए, वाटरिंग के लिए चाहिए। पानी काय में पिलाओगे, दाना काय में दोगे, ग्रिड किस में रखोगे, फिर उसके बाद में आप जो है वो एग किस में कलेक्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आवश्यक हैं। तो वो हम एक एक करके आज हम इसका जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये हमारा आज शायद है, मैं समझता हूँ कि लास्ट चैप्टर है ये। और ये इसके बाद ये मैनेजमेंट का कोर्स जो है हमारा पूरा है मिड टर्म के लिए। तो आप फिर इसके बाद में तैयारी करें। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल रूप में जो दिखानी है वो आपको ऑनलाइन जो है वो इस पर आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल, और वो बताएंगे उसके बारे में। तो कॉमन उपकरण, इक्विपमेंट्स क्या है? कुक्कुटशाला में काम आने वाले सामान्य उपकरण, आसानी से काम में लिए जाने वाले, आसानी से साफ होने वाले, हल्के, जिन्हें दूसरी जगह ले जाया जा सके, सस्ते व टिकाऊ भी होने चाहिए। पहला है फीड हॉपर्स यानी फीडर्स, जिसमें फीड देते हैं उनको, पोल्ट्री को। ये पोल्ट्री की फीडिंग के काम आने वाला उपकरण है। इनके अंदर खाद्य पदार्थ रख दिया जाता है तथा उन्हें एक उपयुक्त जगह या ऊंचाई पर व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे पोल्ट्री आसानी से भोजन ग्रहण कर सके व खाद्य पदार्थ का अपव्यय भी नहीं हो। ज़्यादातर क्या है, मुर्गियों को आदत होती है वो उसके अंदर जो है बैठ जाती हैं, एक चोंच जो है वो भरती हैं, तो वो एक दाना तो खाती हैं और पैर से 10 और पता नहीं कितने जो है वो बाहर फेंक देती हैं। तो ये अपव्यय नहीं रहे, ऐसी एक व्यवस्था। ये उपकरण इस प्रकार के होने चाहिए कि इन्हें आसानी से भरा जा सके, साफ किया जा सके व पोल्ट्री भोजन ग्रहण करते समय एक जगह इकट्ठी नहीं हो। इसके लिए फीड हॉपर या फीडर की लगभग 3 इंच की जगह प्रति पोल्ट्री के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। पोल्ट्री को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न तरह के फीडिंग पैंस, पोट्स व ट्रफ्स आदि काम में लिए जाते हैं, जिनका आकार पोल्ट्री की आयु व संख्या पर निर्भर करता है। ये देखिए हमारे पास ऊपर ये दे रखे हैं। पहला है लीनियर फीडर विद रियल। तो ये देखिए लीनियर, लंबा, ये देखिए फीडर है विद रियल। ये देखिए एक बीच में इसके एक डंडा सा लगा हुआ है, देखिए। तो अब इसमें पोल्ट्री जो है अंदर भी नहीं जा सकती, सिर्फ अपना मुंह अंदर घुसेड़ सकती है और उससे जो है वो दाना उठा सकती है। एक साइड में खड़ी रह सकती है, अंदर नहीं जा सकती उसकी। लीनियर चिक फीडर, तो ये हमारे पास ये इसी हिसाब से लीनियर ये चिक फीडर है चिक्स के लिए। और हैंगिंग और ट्यूब फीडर, तो ये हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये बीच में जो लगा रखा है, बाहर ये इस तरह की प्लेट है, बीच में यूँ क्यों लगा रखा है, क्योंकि वो पोल्ट्री जो इसके अंदर नहीं बैठ जाए, उतनी जगह बाहर रखी गई है जहाँ उसका सिर और चोंच से वो उसको उठा सके और बाकी बाहर ही बैठे रहे। ऊपर इसको गोल इसलिए बनाया गया कि इसके ऊपर बैठे नहीं, क्यों इसके ऊपर बैठ के भी दाने में इसमें अपना जो सीरियल्स हैं उसमें बीट कर देती हैं। तो इसलिए यहाँ ऐसी जगह रखी ही नहीं जाती जो उड़ के वो उसके ऊपर बैठ गई। ये ज़्यादा जो है वो खतरनाक है। इसके बाद में हैंगिंग फीडर विद वायर ग्रिल, तो ये हमारे पास हैंगिंग, ऊपर देखिए इसके लगा हुआ है एक यूँ हुक लगा हुआ है, इसको टांग देते हैं। तो यहाँ जानवर यहाँ बैठ करके, और ये इसमें अंदर नहीं बैठ सकते उस दाने। उसके बाद में आता है बम्बू फीड हॉपर्स। बम्बू फीड हॉपर्स, तो ये भी एक प्रकार का जो डब्बा है, देखिए बना हुआ, इसमें फीड रख दिया जाता है। बाहर से देखिए छोटे छोटे विंडोज रख दी गई हैं। उस विंडो से क्या होता है, वो मुंह अंदर ले जाके उतना दाना जो है वो ले सकता है। इसके बाद में ये भी एक ये इधर बम्बू फीड हॉपर्स का ये और भी दिया गया नमूना। अब देखिए यहाँ ये क्यों लगाए गए हैं, ये आपने देखे ना, ये क्रॉस वाले ये बांस टाइप सा लगा रखा है, इसके अंदर नहीं वो जा सके, बस
अंदर से उसका मुंह सिर्फ जाए और वो दाना उठाए और खा ले। तो इस तरह की व्यवस्था होती है। एडजस्टेबल फीडर विद वायर ग्रिल, तो ये वायर लगी हुई है, इनको छोटे बड़े के लिए एडजस्ट कर लिया जाता है। इनके ये जो है ना, इनको नज़दीक कर लो। बहुत ज़्यादा छोटे के लिए अगर आपको ये लगे कि ये ज़्यादा बड़ा है और छोटा जो चूजा है या वो है छलांग लगा कर वो उसके अंदर चला जाता है, आप उसको छोटा कर सकते हैं। एडजस्टेबल, ये एडजस्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास हमने देखा, ये इस तरह के ये जो फीडर हैं, इनके नाम तो अवश्य याद रखने चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई फीडर या ये भी पूछा जा सकता है कि काम में लिए जाने वाले पोल्ट्री के लिए फीडर्स के नाम बताओ कौन कौन से होते हैं। अब है वाटरर। तो देखिए, ये उपकरण पोल्ट्री के पानी पीने के काम आता है तथा ये इस प्रकार का होना चाहिए कि पोल्ट्री उस पर बैठ नहीं सके। देखिए, चाहे वो कंसंट्रेट वाला चाहे वो बैठ नहीं सके, बैठने के बाद तो बस फिर वो क्या बिंठ नहीं करेगी और कोई काम नहीं। इसके अलावा साफ व ताज़ा पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। उपकरण आसानी से साफ करने वाले, पुनः भर सकने वाला होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि पानी कहीं से रिस नहीं रहा हो, क्योंकि इससे लीटर गीला हो जाता है। लीटर क्या है, अभी मैंने कल आपको बताया, जो बिछावन है नीचे बिछाई हुई वो गीली नहीं होनी चाहिए, उसको लीटर कहते हैं। विभिन्न तरह के वाटर उपलब्ध हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार काम में लिया जा सकता है। देखिए, पहला है जार एंड प्लेट वाटर। देखिए, एक प्लेट है, इसके अंदर ये उल्टा जार जो यूँ रखा हुआ है, यूँ, तो बार बार पानी है, आराम से वो पीते रहते हैं और जितना जितना चाहिए इसमें से बाहर जो है वो आता रहता है। सिंपल वाटर फाउंटेन, तो ये फुहारा है सिंपल के लिए, वाटर के लिए। तो ये जितना पानी वो पी लेंगे उतना ही और इसमें से रिस जाता आ जाता है। सिंपल वाटर फाउंटेन, तो ये देखिए वही है, सेम इसी तरह का प्लेट है, उसके अंदर वो इसी तरह से उसको बीच में से कवर कर दिया गया गोल किसी चीज़ से, और बाहर पानी है तो यहाँ वो आराम से पानी पी सकते हैं। उसके बाद में आता है अर्थन वाटर विद हुड। तो यहाँ देखिए, इसमें पानी भरा रहता है लेकिन ये पूरा का पूरा ढका हुआ है, उतनी जगह है, उसका मुंह अंदर जाएगा और वो पानी पी के चला जाएगा। वाटर ट्रफ विद वायर ग्रिल। तो अब देखिए, यहाँ कई पक्षी जो हैं वो जितने भी खड़े हो जाएंगे वो इसके अंदर जो आराम से, चाहे कितने भी हैं जानवर जितने हैं, देखिए जितना राउंड है उतने जानवर उसमें से एक साथ पानी जो है वो पी सकते हैं। अब इसमें आता है परचेज या रूस्ट। लगभग 8 सप्ताह की उम्र के पश्चात पोल्ट्री की रात के समय ज़मीन से थोड़ा ऊपर अगर अंडा उपलब्ध हो, सुस्ताने या आराम करने की आदत होती है। ये क्या है, जो ज़मीन है उससे ऊपर कहीं ना कहीं, जैसे पक्षी जनरली जो है पेड़ पे आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो धरती पे नहीं करते हैं, तो ये वो सुस्ताते हैं आराम से। रात के थोड़ा ऊपर अगर अड्डा उपलब्ध हो, सुस्ताने आराम करने की आदत हो, जो उसके पैरों व पंखों को भी साफ रखती है। अतः इसके लिए लकड़ी के लंबे खंभों को ज़मीन से लगभग 16 इंच ऊपर, 16 इंच ऊपर, 16 इंच हो गया, 12 और 4 16, सवा फुट दीवार में व्यवस्थित कर देते तथा 2 परतेज के बीच में लगभग 12 इंच की जगह रखते हैं, जिससे पोल्ट्री की को बेचैनी महसूस नहीं होती। तो इस तरह की वो लगा देते हैं कि वो पक्षी उस पर जाके बैठ जाता है। तो बीच में एक दूसरे के 12 इंच यानी 1 फुट की दूरी पे वो इस तरह से लगाते चले जाएं, तो वो क्या करेंगे, पक्षी जो उठ के रात के समय वहाँ बैठेंगे, आराम करेंगे। तो इसको ये है परचेज या रूस्ट कहते हैं। ग्रिट व शेल कंटेनर। ग्रिट, अभी मैंने आपको बोला था कि ग्रिट चाहिए उसके खाने के लिए, बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम वगैरह। पोल्ट्री को कैल्शियम की पूर्ति के लिए कंकर, पत्थर व चूना पूरी मात्रा में उपलब्ध कराते हैं, जिससे अंडों का कवच सुविकसित हो। कंकर पत्थर रखने के लिए साधारण फीडर या अन्य कोई पात्र भी काम में लिया जा सकता है, और वो खाएगी जरूर उसको। अब है नेस्ट बॉक्स। ये वे उपकरण हैं जो लेइंग पैन में
काम में लिए जाते हैं तथा ये मुर्गियों द्वारा अंडे देने के काम में आते हैं। नेस्ट बॉक्सेस, अंडे जहाँ वो मुर्गी देती है। अगर कुक्कुटशाला में ये उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए जाए तो मुर्गियाँ फर्श पर कहीं भी अंडे दे सकती हैं, जिससे अंडों का नुकसान होता है। नेस्ट बॉक्स या लेइंग पैन में अलग व अंधेरे में होना चाहिए। ये लेइंग पैन जो होते हैं ना, जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती हैं लेइंग अंडे देने वाली, तो वहाँ पे रखे होने चाहिए और अंधेरे में होने चाहिए, ताकि मुर्गियाँ आरामदायक वातावरण में अंडे दे सकें। प्रत्येक 5-6 मुर्गियों के लिए 14 इंच, 16 इंच आकार का एक नेस्ट बॉक्स उपलब्ध कराना चाहिए, जो आसानी से साफ किया जा सकने वाला, हवादार व हटाया जा सकने वाला होना चाहिए। इसके फर्श पर घास फूस, लकड़ी का बुरादा या मिट्टी बिछा देनी चाहिए, जिससे अंडों को नुकसान नहीं होता। वैसे जनरली बुरादा या घास फूस ही काम में लेते हैं, मिट्टी नहीं बिठाते, मिट्टी से अंडा गंदा होता है। तो ये बुरादा और ये लकड़ी का ये जो घास फूस है, ये ज़्यादा बढ़िया रहता है। ट्रिप नेस्ट्स ये भी लेइंग पैन में जो अंडे देती है, मुर्गियों द्वारा अंडे देने के काम में लिए जाते हैं, परंतु इनका दरवाज़ा इस तरह का होता है कि मुर्गी इनमें घुसने के पश्चात बाहर नहीं आ सकती। इन्हें कोई मुर्गी पालक ही बाहर निकालता है। ये उपकरण मुर्गी व उसके अंडों की पहचान के काम में आते हैं। प्रत्येक 3-4 मुर्गियों के लिए एक ट्रैप कहते हैं पकड़ना, ट्रैप करना। आपने सुना नहीं कि फलां को ट्रैप कर लिया, पैसे लेते हुए उसको ट्रैप कर लिया गया, यानी कि पकड़ लिया गया। तो ये उसको मुर्गियों को पकड़ लेता है। उससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि ये अंडा इसी मुर्गी द्वारा जो है वो दिया गया, निशान के लिए। इसको ट्रैप नेस्ट जो है वो कहते हैं, ट्रैप नेस्ट। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब है कुक्कुटशाला प्रबंधन के मुख्य बिंदु। कुक्कुटशाला प्रबंधन के मुख्य बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ऐसी बातें हैं जो बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। कुक्कुटशाला फार्म अगर आप खोलने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 में है, कुक्कुटशाला का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए पोल्ट्री की वांछित व अच्छी नस्ल पालनी चाहिए तथा उस नस्ल की भी अच्छी आनुवांशिक गुणों व शारीरिक क्षमता वाली पोल्ट्री पालनी चाहिए। आवासीय व्यवस्था प्रबंधन की उचित पद्धतियों या संतुलित खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पोल्ट्री के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना तथा इसके लिए उनका उचित समय पर टीकाकरण, अंतः परजीवियों के लिए डीवर्मिंग, जो अंदर परजीवी होते हैं ना, कीड़े, उनके लिए डीवर्मिंग, बाह्य जो परजीवी उनके लिए स्प्रे, खाद्य पदार्थों व पानी में एंटीबायोटिक्स, कॉक्सीडियोसिस को रोकने के लिए कॉक्सियोस्टेट्स तथा रोगी पोल्ट्री का इलाज आदि जैसी व्यवस्था करनी चाहिए। जो कॉक्सीडियोसिस बीमारी को जो दवाइयाँ रोकती हैं, उनको आने से पहले उनको कॉक्सीडियोस्टेट्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स ताकि कोई रोग फैले ही नहीं, और ये ग्रोथ में भी काम आता है। बीमार पोल्ट्री को स्वस्थ पोल्ट्री से अलग रखकर उनका इलाज करवाना चाहिए। कुक्कुटशाला से प्राप्त उत्पादों को उचित समय व उचित कीमत बाजार में बेचने की व्यवस्था होनी चाहिए। कुक्कुटशाला में पोल्ट्री के आवास व खान पान की अच्छी व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए, जिससे बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सके। कुक्कुटशाला में भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके कुक्कुटशाला का वातावरण नमी रहित, जहाँ तक नहीं हो सके, ये तो आवश्यक है, नमी रहित ही होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सूखा होना चाहिए। तापमान नियंत्रण, ये वहाँ नियंत्रण थर्मामीटर लगा के रखते हैं। प्रकाश व शुद्ध हवा के लिए बेहतर वेंटिलेशन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। वहाँ पे आजकल थर्मामीटर जो दीवार पे लगा देते हैं, तो उससे क्या अंदर जब जा गए आप तुरंत आपको पता चल जाता है कि अभी इसका टेम्परेचर कितना है। कुक्कुटशाला वहाँ के सभी उपकरणों की नियमित साफ सफाई, डिसइंफेक्शन व ड्रेनेज का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पोल्ट्री के पुरानी व कम उत्पादन प्रदान करने वाली हो जाने पर उन्हें नए ही पोल्ट्री समूह चिक से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए और उनको बेच देना चाहिए। पोल्ट्री का उनके असामान्य व्यवहार, ड्रॉपिंग या अन्य किसी कारण से प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए।
पोल्ट्री का एक दिन की उम्र पर लिंग निर्धारण सेक्सिंग करके उन्हें लिंग के अनुसार पृथक कर देना चाहिए। पोल्ट्री के 6 से 10 दिन की उम्र पर चोंच का, ये अंडरलाइन करना भी, डी बीकिंग बहुत महत्वपूर्ण, अंडरलाइन पूछते हैं कितने दिनों पर डी बीकिंग की जाती है, तो ये 6 से 10 दिन की उम्र में डी बीकिंग हो जानी चाहिए। जैसे कास्ट्रेशन पढ़ाया ना 10 दिनों से लेके और 30 दिनों के अंदर अंदर कास्ट्रेशन बच्चे का करा देना चाहिए। इसी तरह से 6 से 10 दिन में उसकी पोल्ट्री की जो चोंच है उसकी चूजे की वो काट देनी चाहिए। पदार्थों के अपव्यय पंख नोचने की रोकथाम होती है इससे, जिससे खाद्य पदार्थों के अपव्यय क्योंकि चोंच से फेंकते हैं और ये एक दूसरे के पंख भी नहीं नोचते। पोल्ट्री का परभक्षी पशु पक्षियों जैसे चूहा, कुत्ता, बिल्ली को आदि से बचाव करना चाहिए। कुक्कुटशाला में प्रत्येक दिन 4 बार अंडे इकट्ठे करने चाहिए, 2 बार सुबह व 2 बार शाम को। अंडे इकट्ठे करने के लिए तारों की बनी हुई बास्केट, टोकरियां काम में लेनी चाहिए। अंडों को 50 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान व 78 से 80% सापेक्षित आर्द्रता पर संग्रहित करना चाहिए। मृत पोल्ट्री को स्थिति के अनुसार मांस के काम में या जला देना है, गाड़ देना चाहिए। कुक्कुटशाला के प्रवेश द्वार एक फुटबाथ की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आप अगर अक्सर गुरुद्वारों में जाते हो या और धार्मिक स्थलों में जाते हो तो अंदर जाने से पहले एक पैरों को धोने के लिए एक बनाया गया होता है, छोटी सी खेली टाइप, उसमें पानी होता है, आप उसमें पैर धो करके फिर ही आप अंदर जा सकते हो। इसी तरह से पोल्ट्री फार्म के अंदर जाने के लिए भी वहाँ एक ऐसा होना चाहिए ताकि पैरों के माध्यम से कोई बीमारी ना अंदर लेके चली जाए, उसको फुटबाथ कहते हैं। जितने भी डेयरीज हैं या चिलिंग सेंटर हैं उनमें भी ये एडवाइज्ड होते हैं और वहाँ भी बनाने चाहिए। वो चिलिंग सेंटर के अंदर भी ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जा सकता, जिससे डिसइंफेक्शन भरा होना चाहिए ताकि प्रवेश करने वाला व्यक्ति अपने जूते चप्पलों से किसी प्रकार का इन्फेक्शन कुक्कुटशाला में नहीं ले जा सकता। अनावश्यक व्यक्तियों को कुक्कुटशाला में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। कुक्कुटशाला में हर संभव रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर किसी भी व्यवस्था में कोई कमी नज़र आती है तो उसे तुरंत सुधारना चाहिए, तभी बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सकता है। कुक्कुटशाला में निम्नलिखित रिकॉर्ड की नियमित रूप से रखे जाने चाहिए जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पोल्ट्री के प्रकार व संख्या, एग प्रोडक्शन अंडा उत्पादन, भोजन का व्यय, बीमारी व इलाज संबंधी रिकॉर्ड, मृत पोल्ट्री का प्रकार व संख्या, प्रत्येक प्रकार के खर्चे का रिकॉर्ड जैसे पोल्ट्री की खरीद, भोजन, उपकरण, मजदूरी, दवाइयाँ व टीके, बिजली, पानी, भवन निर्माण व मरम्मत आदि सब। प्रत्येक प्रकार की आय का रिकॉर्ड जैसे अंडे व मांस बेचना, खाद बेचना, निम्न श्रेणी की पोल्ट्री बेचना आदि से रिकॉर्ड ये रखना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न समुचित व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए एक बेहतर कुक्कुटशाला का निर्माण किया जा सकता है तथा उसके बेहतर प्रबंधन से उचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आज हमने जो है हमारा ये लास्ट चैप्टर था 26 चैप्टर जो है मैनेजमेंट का, ये आज हमारा कंप्लीट हुआ। और अभी हमारे पास जितना टाइम बचा है आज के लेक्चर में से, तो इसमें हम वैक्सीनेशन टेबल के बारे में ये चर्चा कर लेते हैं। 2 यहाँ टेबल वैक्सीनेशन के दिए गए हैं, 2 नहीं 5 हैं। तो देखिए इनको हम पढ़ लेते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है आपको मैं इसके बारे में बताता रहता हूँ। वैक्सीनेशन शेड्यूल इन कैटल एंड बुफेलो, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, इसमें कहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। शीप एंड गोट का, डॉग का, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ देते हैं। बाकी आपको ये सारा ध्यान है, मैंने आपको एक आइडिया दिया हुआ है। तो ये हमने पहले भी उसमें पढ़ा है। फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है, HS होता है, गलगोटू जिसको कहते हैं, हेमरेजिक सेप्टिक, ब्लैक वाटर है। तो इनकी जो वैक्सीन है वो देखिए टाइप ऑफ वैक्सीन पहले की है ऑयल एडजुवेंट, ऑयल में बनी हुई, और ये है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया में इनएक्टिवेटेड, यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर लिया जाता है, एक्टिविटी उनकी ख़त्म कर ली जाती है, और ये जो है वैक्सीन के काम में लिया जाता है। मैस्टाइटिस में इसमें भी इनएक्टिवेटेड। तो ये बीमारियां हैं जो ये अगर ये ऑयल एडजुवेंट, लाइव स्पोर वैक्सीन
तो ये जिंदा है। एंथ्रेक्स की जो है लाइव स्पोर वैक्सीन, यानी जिंदा स्पोर होते हैं, ये वैक्सीन है। और रिंडरपेस्ट की भी लाइव एटीन्यूएटेड कहते हैं, जिसकी पावर को कम कर दिया जाता है। तो ये जो लाइव तो हैं, जिंदा तो हैं, लेकिन उतना उतने जो है वो शार्प नहीं रहते, फ्यूरियस नहीं रहते, यूँ समझें। उनकी जो एक्टिविटी को कम कर दिया जाता है। होते जिंदा ही हैं वो, लाइव स्पोर। और इनएक्टिवेटेड तो वो उनकी एक्टिविटी ख़त्म कर दी गई है। लाइव स्पोर एटीन्यूएटेड, उनकी जो शार्पनेस है वो यानी कि एक्शन की जो क्रिया है उसकी क्रिया को कम कर देते हैं, उससे ये बनाया जाता है। तो ये जो है थाइलेरियसिस, इसके तो स्काई जोंट हैं, वो स्काई जोंट आपको स्टेज पढ़ाई हुई है, स्काई जोंट वही होते हैं, उन्हीं से इसकी जो है वैक्सीन बनाई जाती है। ब्रूसेलोसिस में ये भी, तो इसमें देखिए अब आप नेम दी वैक्सीन, तो जो रक्षा ओवेक, रक्षा HS, ये रक्षा जो है कंपनी है, रक्षा और रक्षा BQ, इपरा मेस्टिवैक और आइबेरीवैक्स, और रक्षा वैक T थाइलेरिया। रक्षा वैक का मतलब वैक्सीन, T का मतलब थाइलेरिया। तो ये ब्रूसेलोस की है, ब्रूवैक्स के नाम से आती है। तो डोज रूट ये हमारे पास हैं 2 ml इंट्रामस्कुलर सबकट 4 महीने, एज हो प्राइमरी, इसकी 4 महीने पे बूस्टर वैक्सीनेशन आफ्टर 9 मंथ्स, फिर जो है वैक्सीन एनुअली लगता है। इसी तरह से सेकंड में 2 ml सबकट 6 महीने एनुअली, ब्लैक वाटर में 2 ml 6 महीने एनुअली, और मेस्टाइटिस में 3 ml इंट्रामस्कुलर ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब आदमी ब्याह जाती है गाय भैंस, उसके ये 3 ml लगा दें तो पूरे के पूरे आफ्टर 4 वीक्स बूस्टर डोज लगानी है इसकी 1 महीने बाद में, और एवरी 6 मंथ उसको लगाते हैं। तो ये इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकियाइटिस, ये बीमारियां आप आगे पढ़ोगे। एनुअली इसमें लगाते हैं, 4 से 6 वीक है, और 11 से 12 वीक। एंथ्रेक्स में 4 महीने की उम्र पे एनुअली लगाते हैं, रिंडरपेस्ट 4 महीने एनुअली, थाइलेरिया 2 महीने पर लगा जाता है और एनुअली, और ब्रूसेलोसिस 6 महीने पे जो है ये लॉन्ग लाइफ है, तो नो नीड, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी से एक बार में हो जाती है। वैक्सीनेशन शेड्यूल इन शीप एंड गॉट, इसमें टिटनस, एंट्रोटॉक्सीमिया, ET वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रोटॉक्सीमिया, शीप पॉक्स, फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड एंथ्रैक्स, ये इनमें बीमारियां होती हैं। तो इनमें डोज ही बदली है, बाकी सारा सेम है। टिटनस में टिटनस टॉक्साइड होता है, तो ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं। ये जो प्राइमरी वैक्सीनेशन 3 महीने पे, 1 महीने पे फिर बूस्टर डोज देते हैं, एनुअली उसको लगाते हैं। ये भी एंट्रोटॉक्सियम, ये भी इनएक्टिवेटेड है, 2.5 ml है, 4 महीने पे, 2 से 3 महीने बाद इसको बूस्टर लगाते हैं और 6 महीने रिपीट। शीपॉक्स ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, एंट्रोटॉक्सीमिया और शीपॉक्स दोनों ही, क्योंकि दोनों के लिए आपके पास आएंगे कि जी टीका दियो, बोतल दे दो, लगा लेते हैं कि जी लगा लेंगे। एंट्रोटॉक्सीमिया तो कहते हैं फिड़कियों आ गई, फिड़कियों आ रही हो हमारे लिए, बेडांग है, दवाई दो, टीका दो, तो ये फिड़किया रोग भी इसको बोल देते हैं। शीपॉक्स ये माता, तो ये भी उनको, ये सब वो नॉलेज रखते हैं। तो आपको उसको 1 ml जो शीपॉक्स में सबकट 3 महीने और एनुअली। फुट एंड माउथ डिजीज़ और एंथ्रैक्स, ये हमारे पास इसका शेड्यूल दिया है, इसको आप इसको देख लें। इन डॉग्स में, डॉग में ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है, तो ये बीमारियां हैं इसकी। अभी तो शायद मेरे ख्याल से ये आपसे मैं नहीं समझता, क्योंकि ये बीमारियां ही अभी तो आप सेकेंड ईयर में पूरा डिटेलिंग पढ़ोगे। तो ये हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इनको याद कर लेना, कैनाइन डिस्टेम्पर है, पार्वो वायरस इन्फेक्शन है, कैनाइन हेपेटाइटिस है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, लेप्टोस्पायरोसिस है, रेबीज है। तो ये 6 बीमारियाँ, इन 6 बीमारियों का आजकल तो एक इंजेक्शन आने लग गया। 5 का तो आता है, मुझे पहले मैंने लगाए हैं खूब, लेकिन 6 का भी शायद, लेकिन अभी इसमें देखते हैं। ऐसी वैक्सीन भी है जो इनको सबको कवर करती है। तो टाइप ऑफ वैक्सीन लाइव वैक्सीन है ये, और ये सारी की सारी लाइव वैक्सीन है।
एक रेबीज़ को छोड़ के वो इनएक्टिवेटेड है। तो इसमें नोबीवैक की बना रही है। नोबीवैक वैक्सीन के नाम से है पप्पी डीपी। पप्पी डीपी का मतलब ये 3 महीने से पहले ही इसको लग जाना चाहिए पप्पी। नोबीवैक पप्पी डीपी, ये भी नोबीवैक DHPPIL, ये इसमें ज़्यादा है। ये देखिए नोबीवैक DHPPIL लेप्टोस्पायरो, यानी कि इसमें सारी आ गई हैं। लेप्टोस्पायरो आ गया, हेपेटाइटिस आ गई, डिस्टेम्पर आ गया, तो ये सारे के सारी इसमें ये कवर कर लेती है। नोबीवैक DHPPIL यानी कि इस तरह से आती हैं ये इनकी, और नोबीवैक रेबीज़। तो इनकी डोज सबकी 1-1 ml है, सब कट और इंट्रामस्कुलर है। प्राइमरी वैक्सीन है 6 महीने पे, देखिए 6 वीक पे। तो ये देखिए 3 महीने से पहले मैंने आपको कहा था ये लग जाती हैं आजकल। 6 वीक, 1 महीने का 1.5 महीने पे वैक्सीन शुरू हो जाता है, इसको ध्यान रखें। ये 8 से 9 वीक पे, 8 से 9, ये 3 महीने पे रेबीज लग जाती है, देखिए ये ध्यान रखें। बूस्टर डोज उनमें तो एनुअली है सब में, और इसमें 12 वीक के बाद है कि पैरा इन्फ्लुएंजा 12 और लेप्टोस्पायरा 12, बाकी सारी की सारी एनुअल है। तो आप इनको इसी तरह से याद कर लें। अब आता है आज अब जो हमने पढ़ा वैक्सीनेशन पोल्ट्री के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैक्सीन के बगैर पोल्ट्री में अगर डिजीज़ आ गई तो वो सारी की सारी पोल्ट्री ख़त्म हो जाती हैं एक साथ। तो पहले आती है लेयर में, जो अंडे देने वाली हम पालते हैं ना वो, और फिर पढ़ेंगे ब्रॉयलर में जो मांस के लिए पालते हैं। डिजीज़ इसमें मर्क्स डिजीज़, रानीखेत डिजीज़, ये अब आगे पढ़ोगे, अभी आपके ये समझ में, क्योंकि ये सारी पढ़ी हुई इन्हें आपने। तो देखिए मर्क्स डिजीज़ है, रानीखेत डिजीज़ है, गम्बोरो डिजीज़, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, रानीखेत डिजीज़, और रानीखेत डिजीज़ उसमें बूस्टर एफ स्ट्रेन है, फिर R2B स्ट्रेन है। फाउल पॉक्स है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, फाउल पॉक्स है, रानीखेत डिजीज़, किल्ड है। देखिए किल्ड वैक्सीन भी है, एक लाइव वैक्सीन भी है। ऊपर देखिए रानीखेत डिजीज़ बूस्टर एफ स्ट्रेन है, और ये किल्ड है। रानीखेत व ब्रोंकाइटिस कंबाइंड वैक्सीन, और गम्बोरो डिजीज़। तो ये हमारे पास कितने दिनों से हम कितने दिन पे लगाएंगे, ये शेड्यूल है। ये अपनी क्लिनिकल डायरी में आप नोट कर लो, याद नहीं रहते। और कभी पोल्ट्री में आप जाते हो, अगर आपके बैग में है कुछ पूछता है तो आप तुरंत बता देते हो इतनी एज में ये लगाना है भाई, बाय द वे नहीं भी याद रहता। एज मर्क्स डिजीज़ में 1 डे ओल्ड चिक पे लग जाती है। और इसमें देख रहे हमारे पास इंट्रा ओकुलर आँख में डालते हैं, और इंट्रा नाक में या आँख में। तो ये इस तरह से जो हमें इसमें बूंद है वो डाल दी जाती है। रानीखेत डिजीज़ में 4 से 10 दिन है इंट्रा ओकुलर और सिर्फ, और इंट्रा गम्बोरो डिजीज़ 18 से 21 दिन इंट्रा ओकुलर आँख में और ड्रिंकिंग वाटर। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में 24 से 48 दिन जो है इंट्रा ओकुलर ड्रिंकिंग वाटर, इंट्रा ओकुलर दोनों ही हैं। आगे हमारे पास सब कट 8 से 9 वीक पे रानीखेत डिजीज़ का सब कट इंजेक्शन जो देते हैं। 10 से 11 वीक पे इसमें फाउल बॉक्स में, और ये स्क्रैच हल्का सा, ये हल्का स्क्रैच दिया और वो लग गई। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे माता के टीके यहाँ लगाते थे ना, हल्का सा स्क्रैच देते थे, उसके अंदर वो दवा चली गई। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस 14 से 16 वीक, इंट्राओकुलर ड्रिंकिंग वाटर। फाउल पॉक्स 16 से 17 वीक्स, ये भी स्क्रैचिंग और इंट्रामस्कुलर। स्क्रैचिंग नहीं, एक मिनट, ये स्क्रैचिंग देखना पड़ेगा। ओके, इसको इस शब्द को वर्ड को देखते हैं। रानीखेत डिजीज में 18 से 19 वीक इंट्रामस्कुलर सबकट, और रानीखेत एंड ब्रोंकाइटिस कंबाइंड में 40 वीक पर ये लगाते हैं ड्रिंकिंग वाटर। गम्बोरो डिजीज में 40 से 50 वीक इंट्रामस्कुलर सबकट। तो ये हमारे पास उसकी पोल्ट्री की जो है कंप्लीट जो है वैक्सीनेशन है। बड़ा ही ज़रूरी है, खुद को आना इस चीज़ का, लगानी आनी चाहिए। और देखिए अदरवाइज़ एक दिन वाले पे नहीं लगी तो गड़बड़ हो गया, तो ये मर्क्स डिजीज़, तो ये डिजीज़ घेर लेगी तो सारे जो है मर जाएंगे जितने भी चूजे हैं। ब्रॉयलर में डिजीज़ जो है हमारे पास मर्क्स डिजीज़, रानीखेत डिजीज़, गम्बोरो डिजीज़ और
रानीखेत डिजीज़ की बूस्टर एफ स्ट्रेन, और वो है एफ स्ट्रेन जो है जिसमें बूस्टर नहीं है, अब ये बूस्टर लगाई जाती है। तो मर्क्स डिजीज़ ये भी ब्रॉयलर में 1 दिन पे लगती है, इंट्रा ओकुलर और इंट्रा नोज, 4 से 10 दिन पे इंट्रा ओकुलर नोज। रानीखेत डिजीज़ 18 से 21 दिन इंट्रा ओकुलर और ड्रिंकिंग वाटर, 30 से 35 डेज रानीखेत डिजीज़ की बूस्टर डोज लगा दी जाती है और ड्रिंकिंग वाटर में और इंट्रा। तो ये आज हमने ये पूरा हमारा चैप्टर जो है आज ख़त्म हुआ है। तो आज हमारे पास ये मैनेजमेंट का मेरे द्वारा कंप्लीट जो है आपको इसके बारे में कोशिश की गई है, क्योंकि कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बड़े साफ शब्दों में और बड़ा सुंदर समझाया हुआ है, डायग्राम वगैरह। फिर भी अगर किसी प्रकार से कुछ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको जवाब दे रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ बच्चों की बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रही, इसका मतलब वो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं और ना ही ये लेक्चर वो सुन रहे हैं। इससे मुझे पक्का ये यकीन हो गया, पता लग रहा है, क्योंकि जो बच्चा पूछ रहा है इसका मतलब वो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बार बार क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, दोबारा बताता हूँ। तो आपको इसका मतलब कोई तकलीफ़ नहीं है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, कोई भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी यार, सब पढ़ के समझ लेते हो, हमारे लिए तो फ़ायदा है खैर इंटेलिजेंट हो। लेकिन ये गलत बात है, ये बाद में आप जो है जब एकदम से सडन अभी पेपर आएगा जब आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए समस्या भी हो सकती है। और पिछले कैंडिडेट्स के लिए कुछ के लिए हुई है, सप्लीमेंट्री आई है, सप्लीमेंट्री में भी मुझे लगता है वो फेल होंगे। तो ये ध्यान रखना, जो जो पढ़ाया जाता है रोज़ अगर आप स्टडी कर लेते हो तो वो बात सुनने के बाद में जब आप पढ़ते हो तो वो आपके उसमें ब्रेन में बैठ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, याद हो जाती है। तो ये आलस जो है आपके लिए महंगा पड़ेगा, इसको कंटिन्यूशन में पढ़ना चालू करो, अदरवाइज़ आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो आज हमने ये मैनेजमेंट का हमारा कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।